तो भारतीय समाज में यानी कि इंडियन सोसाइटी के इस कड़ी में आज हम देखेंगे भारत कैसे एक डाइवर्सिटी वाला देश बना। भारत कैसे एक डाइवर्सिटी वाला देश बना और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे एक डाइवर्सिटी वाला देश होते हुए भी कैसे एक सूत्र में सबको भारत बांधे हुआ है। क्या कारण है कि भारत ने सभी को एक तरीके से एक सूत्र में बांध कर रखा हुआ है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप नए हैं तो आप शशि जीएस एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन कर लीजिए? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके सपनों को पूरा करवाया जा रहा है। यानी कि यदि आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं, यानी कि आईएएस क्वालिफाई करना चाहते हैं और पीसीएस क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कोर्स को पढ़ाया भी अच्छे से जा रहा है और साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको अच्छे से दिया जा रहा है। यानी कि पीडीएफ जो क्लास हो जाती है उसके पीडीएफ इमीडिएट शेयर कर दिया जाता है। दूसरी बात करते हैं अब आपको कैसे ज्वाइन होना है, इस क्लास को कैसे ज्वाइन करना है। देखिए, एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला नियम तो ये है। दूसरा नियम ये है कि आपको क्या करना होगा, हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना होगा 8920 पर 8920 पर आपको क्या करना होगा, व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप में आप क्या करेंगे, अपना नेम लिखेंगे और अपने सिटी का नेम लिखेंगे, अपने कोर्स का नेम लिखेंगे कि भाई हमें आईएएस क्वालिफाई करना है या एक तरीके से पीसीएस क्वालिफाई करना है। तो जो भी आपको क्वालिफाई करना है उसका नेम आपको ज़रूर लिखना है। चलिए आइए शुरू करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने क्लास पर। जैसे कि बात करते हैं कि अनेकता में एकता की बात की जा रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम अनेक होते हुए भी कहीं ना कहीं हम एक हैं। दूसरी बात करते हैं भौगोलिक दृष्टि से, अगर देखा जाए भारत को भौगोलिक दृष्टि से यानी कि ज्योग्राफिकल दृष्टि से अगर भारत को देखा जाए तो भारत देश जो है एक विविधता वाला देश है। कैसा देश है? भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर दूसरी बात में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि फिर भी अगर आप देखते हैं कि भारत को एक ज्योग्राफिकल हिसाब से आप देखते हैं, यानी कि आप देखते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश होते हुए भी सांस्कृतिक रूप से एक इकाई के रूप में है। तो सांस्कृतिक रूप से अगर आप देखते हैं तो भारत एक इकाई के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिसका अस्तित्व अगर आप देखते हैं तो कोई आज से नहीं है। जिसका अस्तित्व कोई आप देखते हैं तो आज से नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व जो है प्राचीन काल से बना हुआ है। मतलब आज से नहीं बल्कि सदियों साल पहले से सारी चीज़ें चली आ रही हैं। मतलब अगर देखा जाए तो भारत कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से एक है, एक इकाई के रूप में है और जिसका अस्तित्व आप देखते हैं तो आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से बना हुआ है। दूसरी बात करते हैं, इस विशाल देश के बारे में बात करते हैं तो इस विशाल देश में उत्तर का पर्वतीय भूभाग जिसकी पूर्व सीमा ब्रह्मपुत्र, जिसकी पूर्व सीमा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो उत्तर पर्वतीय क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप देखते हैं पूर्व सीमा आप देखते हैं तो इधर आपको ब्रह्मपुत्र, और इधर अगर आप देखते हैं तो पश्चिम में आप देखते हैं तो आपको सिंधु नदी तक इसका विस्तृत क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो अगर देखा जाए तो भारत जो है एक विशाल देश होते हुए भारत का अगर विस्तार देखा जाए तो उत्तर पर्वतीय भूभाग से लेकर अगर आप देखते हैं तो इसकी सीमा अगर आप पूर्व में देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र तक आपको दिखाई देगा, और इधर तक आप देखते हैं यानी कि पश्चिम में देखते हैं तो इसका विस्तार आप देखेंगे तो सिंधु नदी तक आपको ये देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगली बात कही जा रही है, इसके साथ ही अगर आप देखते हैं तो साथ ही गंगा यमुना सतलुज की उपजाऊ भूमि भी यहाँ पर है। तो अगर देखा जाए तो इसके साथ ही गंगा और यमुना सतलुज की उपजाऊ कृषि भूमि भी इससे संबंधित यानी कि इससे जुड़ा हुआ है। इस भौगोलिक विभिन्नताओं के अतिरिक्त इस देश में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता भी देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए तो केवल और केवल भौगोलिक विभिन्नता ही नहीं बल्कि भौगोलिक के साथ साथ आप आर्थिक और सामाजिक डिफरेंसेस भी आप देखेंगे यहाँ पर। यानी कि अगर देखा जाए तो आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं भारत भिन्न है। कहीं पर आप देखेंगे तो कुछ लोग गरीब होंगे, कुछ लोग अमीर होंगे, कुछ लोग मॉडरेट होंगे, और सामाजिक रूप से भी देखेंगे आप तो कुछ लोग एक तरीके से जिनका सामाजिक अस्तित्व काफ़ी उच्च होगा और किन्हीं का आप देखेंगे जिनका सामाजिक स्तर जो होगा वो निम्न होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो आर्थिक रूप से भी हम भिन्न हैं यानी कि अलग हैं।
और सामाजिक रूप से भी अगर आप देखते हैं तो हम कहीं न कहीं आपको अलग देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये भी देखेंगे, भारत इतना विभिन्नता के साथ भी, इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी कहीं न कहीं सबको एक सूत्र में बाँधे हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत कैसा देश है। आप समझ सकते हैं भारत के बारे में कि इतना कुछ होते हुए भी फिर भी हम सभी लोग एक हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वस्तुतः इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएँ विकसित हुईं। यही जो डाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, इसी के कारण क्या हुआ, भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराएँ विकसित हुई, यानी कि जन्म हुई। उनका जन्म हुआ भारत में अनेक सांस्कृतिक चीज़ों का। तो भारत में अनेक सांस्कृतिक उपधाराओं के जन्म होने का कारण क्या है, वो विभिन्नता का कारण है, यानी यहाँ की डिफरेंसेस की वजह से, यहाँ की डाइवर्सिटी की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तर से अगर आप देखते हैं दक्षिण जाते हैं, उत्तर से अगर आप दक्षिण जाते हैं, यहाँ पर ऐसे समझिएगा, अगर एक हो गया ऊपर वाला उत्तर, नीचे अगर आप देखते हैं तो दक्षिण, ऐसे अगर आप मैप देख सकते हैं तो ऊपर उत्तर मिलेगा, नीचे आप देखेंगे तो आपको दक्षिण मिलेगा, इधर आप देखेंगे तो पश्चिम मिलेगा, इधर आप देखेंगे तो एक तरीके से आपको पूर्व मिलेगा, इधर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य मिलेगा, इधर आप देखेंगे तो गुजरात आपको मिलेगा, इधर आप देखेंगे तो लद्दाख आपको मिल जाएगा, इधर आप देखेंगे तो तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा। समझिएगा इस कहानी को। कहा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारत में अगर देखा जाए तो चाहे वो जन्म की बात करते हैं, चाहे वो विवाह की बात करते हैं या मृत्यु की बात करते हैं, तो संस्कार के एक समान प्रचलित है। मतलब संस्कार एक समान प्रचलित है। मतलब अगर आप देखते हैं उत्तर से, यानी कि कह सकते हैं लद्दाख से लेकर तमिलनाडु तक, यानी कि कन्याकुमारी तक, और गुजरात से लेकर अगर आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश तक आप देखते हैं, तो भारत में जन्म, विवाह, मृत्यु के जो संस्कार हैं आपको देखने को मिलेंगे एक जैसे। देखिए आप, सब कुछ एक जैसे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न रीति रिवाज, आचार विचार, विभिन्न रीति रिवाज, आचार व्यवहार, तीज त्योहार में भी आप समानता देखेंगे। देखिए भारत इतना डाइवर्सिटी वाला देश होते हुए भी अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रीति रिवाज अगर आप देखेंगे, आचार विचार आप देखेंगे, और तीज त्योहार अगर आप कुछ देखते हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं समानता देखने को मिलेंगी। सोचिए कैसा भारत है, कितना अच्छा और कितना बेहतर भारत है, जहाँ पर सब कुछ अलग होते हुए भी कहीं ना कहीं हर कुछ समानता आपको देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें की समानता आपको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की विविधता अवश्य ही है, फिर भी संगीत, नृत्य, नाट्य के मौलिक स्वरूपों में आश्चर्यजनक समानता आप देखेंगे। देखिए भाषा में हमारी भले ही डाइवर्सिटी है, भारत भाषा में भले ही हमारी विविधता है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन संगीत में अगर आप देखते हैं, संगीत की बात करते हैं, नाट्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको समानता देखने को मिलेंगी। संगीत के 7 स्वर और नृत्य के त्रिताल संपूर्ण भारत में समान रूप से प्रचलित हैं। देखिए एक बात, संगीत के 7 स्वर की बात करते हैं और नृत्य के अगर त्रिताल की बात करते हैं, तो पूरे संपूर्ण भारत में अगर आप देखते हैं, पूरे संपूर्ण भारत में देखते हैं आप, तो एक समान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक समान आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मिलेगा। भारत में अनेक धर्मों, संप्रदायों, मतों और पृथक आस्थाओं एवं विश्वासों का देश है। अगर आप देखते हैं कि भारत अनेक धर्मों का, संप्रदायों का और मतों का, यानी कि सबके अलग विचारों का और पृथक आस्थाओं का, विश्वासों का एक देश है। तथापि इसका सांस्कृतिक समुच्चय और अनेकता का स्वरूप संसार के अन्य देशों के लिए विस्मय का विषय बना है। अगर देखा जाए तो अन्य देशों के लिए कहीं ना कहीं विस्मय का यह विषय बना रहता है। सभी सोचते हैं, अन्य देश इस बात को सोचते हैं कि भारत में तमाम तरह के धर्म देखने को मिलते हैं, तमाम तरह के संप्रदाय देखने को मिलते हैं, सबका अलग अलग अपने विचार होते हैं, सबकी अलग अलग अपनी आस्थाएं होती हैं, फिर भी हम देख रहे हैं कि भारत कैसे एक सूत्र में सबको बांधा हुआ है। अन्य देश इस बात को लेकर अचरज करते हैं, अन्य देश इस बात को लेकर कभी कभी ठीक है सोच में पड़ जाते हैं कि देखिए भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी, इतना डाइवर्सिटी होते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक सूत्र में सबको बांधी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत में कुछ न कुछ तो अच्छाइयाँ जरूर है। हर देश यही देखकर कहीं ना कहीं हमसे एक तरीके से प्रेरणा लेता है और अपने देश में भी उस तरह की डाइवर्सिटी को सोचता है, अगर हो रही है तो कोई सो नहीं है और सब कुछ बेहतर कर लेंगे हम भी। भारत जैसे देश से
तमाम तरह के जो देश होते हैं कहीं न कहीं एक तरीके से मोटिवेट होती हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमें भी एक तरीके से सभी को बढ़ावा देना चाहिए, सभी धर्मों को बढ़ावा देना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए, किसी को भी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में इस बात को कहा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है, जहाँ पर किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा और ना ही किसी एक धर्म को हतोत्साहित किया जाएगा। मतलब हर धर्म को सम्मान किया जाएगा। सोचिए भारत कैसा है, भारत के संविधान में ये बातें लिखी गई। सेकुलर जैसे शब्द को जोड़कर भारत की डाइवर्सिटी को कहीं न कहीं और ज़्यादा मजबूत किया गया। कहीं न कहीं भारत की स्थिति को और ज़्यादा विश्व के देशों में मजबूत किया गया। सोचिए एक बार कि भारत कितना बेहतर देश है। सोचिए एक बार, आप लोगों को कई बार लगता होगा कि भारत जैसे देश में हमने जन्म लेकर बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, बिल्कुल आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, आप बिल्कुल गलत महसूस कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण है कि आप जो है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व की बातें सुन रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे लोगों को, चंद लोगों की वजह से पूरा देश बर्बाद नहीं हुआ है और ना ही कभी देश कभी बर्बाद होगा। चंद लोगों की वजह से ना तो कुछ होगा और ना ही होने वाला है, ना तो कुछ होगा ही आगे भविष्य में। ठीक है, हमारा देश जैसे जैसे पहले था वैसे आज भी है और आगे भी रहेगा और बल्कि और ज़्यादा आगे मजबूत होगा। क्योंकि हमारे देश की शिक्षा अगर आप देखते हैं तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, लोगों की समझ बढ़ती जा रही है, लोगों की वैज्ञानिक सोच बढ़ती जा रही है, लोगों की अगर देखा जाए तो बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। तो कहीं न कहीं आप देखते हैं कि भारत आगे चलकर और एक मजबूत देश के रूप में सबके समक्ष उपस्थित होगा। विश्व के उन देशों में शामिल होगा जो देश कभी-कभी सोचते हैं कि एक तरीके से भारत हमसे पीछे है। तो भारत एक समय आएगा जो सभी से आगे होगा, सब कुछ क्षेत्र में आगे होगा। क्योंकि भारत अपनी अपनी मेहनत और अपनी आस्था में भारत विश्वास रखता है। भारत कहीं न कहीं लगातार इस बात को लेकर मेहनत कर रहा है कि हमें आगे बढ़ना। कुछ चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, ऐसी चीज़ों को, धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, ऐसी चीज़ें जो सांप्रदायिक एक तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ऐसी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। थोड़ा से अलग नज़रिए से आप देखिए। आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप अगर एक आईएएस के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको सब कुछ बेहतर दिखेगा। अगर आप सामान्य नागरिक बन के देखेंगे तो आपको लगेगा कि भारत जैसे देश में इतना, यहाँ पर जितनी गंदगी है या यहाँ पर जितनी प्रॉब्लम हो उतना किसी देश में नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक आईएएस या यूपीएससी एस्पिरेंट बनकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि वाकई में भारत कहता है। आप सोचिए कि आपको भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाया जा रहा है। सोचिए कि आईएएस, एक डीएम का पद दिया जा रहा है केवल चंद किताबें पढ़कर और एक दो परीक्षाएं क्वालिफाई करके आपको भारत के सर्वोच्च पद पर बैठाया जा रहा है। आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने का अवसर मिल रहा, आपको अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर मिल रहा। सोचिए किसी देश में ऐसा होता है, किसी देश में इतना ज़्यादा नहीं होता। आप चाइना में चले जाइए, ठीक है, इतना आपको नहीं मिलेगा, इतनी स्वतंत्रता आपको नहीं है, ठीक है, जितनी स्वतंत्रता भारत में है। इसलिए भारत की बुराई नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमारा देश है, ये हमारे लिए है, हम इसके लिए कुछ करेंगे, बस ये सोचिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम जानेंगे योग के बारे में कि भाई योग क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, योग के बारे में जानते हैं कि योगा वगैरह जो होता है वही योग की बात की जाएगी। लेकिन इसको आइए समझते हैं कि इसके क्या सैद्धांतिक पक्ष हैं और क्या व्यवहारिक पक्ष हैं। जैसे कि बात करते हैं योग विद्या की अवधारणा, भारतीय समाज में, भारतीय परंपरा में अगर देखा जाए तो कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। मतलब भारतीय परंपरा में अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। तो योग विद्या की अवधारणा अगर आप देखते हैं तो भारतीय परंपरा में ये कोई नई की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत पहले से सारी चीज़ें चली आ रही हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों के बारे में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैदिक काल से ही अगर आप देखते हैं योग प्रथा यानी कि योग के बारे में आप देखते हैं तो ये कोई आज की बात नहीं है। अभी हमने आपको बताया ना, कोई आज की बात नहीं है। वैदिक काल से ही योग विद्या को स्वस्थ जीवन शैली के लिए जरूरी उपकरण माना गया है। मतलब कहा गया अगर आपको अपना स्वस्थ जीवन बिताना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, योग करना होगा। आपको क्या करना होगा, योग करना होगा। ये बातें कहाँ लिखी गई, ये वैदिक काल में ही लिखी गई हैं, यानी वैदिक काल से ही चीज़ें चली आ रही हैं। सोचिए एक सभ्यता बीतने के बाद एक नई सभ्यता का जब जन्म हुआ, ठीक है, एक कहीं ना कहीं एक नई सभ्यता विकसित होती है, अभी विकसित होती है कह सकते हैं। और तो वहाँ पर क्या बातें लिखी जाती हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आप देखते हैं जब वैदिक संस्कृति का काल आता है तो उस समय क्या होता है कि इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। यदि आपको अपना जीवन बेहतर
करना है, यदि अपने जीवन को स्वस्थ जीवन जीना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, योग करना होगा। आइए समझते हैं इसके बारे में एक और बातें। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा इतिहास और दर्शन इस बात की पुष्टि करता है। मतलब इसमें कोई हमारा शक नहीं है, हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बात को कि हमारा इतिहास और दर्शन इस बात की पुष्टि करता है योग की। बल्कि कहा जा रहा है कि प्राचीन काल से ही भारत अपनी तमाम विद्याओं और पद्धतियों की वजह से विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा है।